ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन की सीरीज है, इसी सीरीज में हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल पेपर जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 है उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके 26 से लेके आपके 50 तक के क्वेश्चन होंगे। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन मेरे द्वारा जो पार्ट वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है वो इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको जिस मॉडल पेपर में प्रॉब्लम्स है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और इस टाइम का आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि SMTP, देखो SMTP मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो समझो एक्चुअली कि SMTP क्या होता है। देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो होता क्या है। देखो SMTP काम क्या करता है, देखो SMTP का काम समझो आप। SMTP क्या काम करता है। देखो SMTP आपके क्लाइंट कंप्यूटर से आपका जो मेल होता है उसको आपके क्या मेल सर्वर तक, जो आपका मेल सर्वर होता है आपके क्लाइंट कंप्यूटर से आपके मेल को मेल सर्वर तक पहुंचाता है, और साथ में यहाँ पे एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका अनदर मेल सर्वर है, ये आपका दूसरा मेल सर्वर है। तो देखो इस कंसेप्ट को समझो कि यहाँ पे आपके क्लाइंट कंप्यूटर से आपके मेल को कहाँ पे डिलीवर करता है, आपके क्लाइंट कंप्यूटर से मेल को कहाँ पे डिलीवर करता है, मेल सर्वर पे, और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे डिलीवर करने का काम कौन करता है, SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा ध्यान, आप साथ में इसका आपको पोर्ट नंबर ध्यान रखना है, इसका साथ में आपको पोर्ट नंबर ध्यान रखना है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है। 25 इसका पोर्ट नंबर होता है जिस पे इसकी सर्विस काम करती है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो SMTP प्रोटोकॉल होता है इसका मेन काम क्या होता है कि क्लाइंट से मेल को सर्वर तक पहुंचाना और एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक मेल को पहुंचाना। जैसे आपने क्या किया, आपने जीमेल पे मेल को फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो आपका मेल जीमेल सर्वर तक पहुंचाएगा SMTP प्रोटोकॉल। और साथ में सपोज करो कि आपका जो रियल में जो आप मेल फॉरवर्ड किया आपने वो किसी दूसरे मेल सर्वर पे है, जैसे याहू पे है किसी पे, ठीक है। तो आपका जो मेल सर्वर है, एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पर जो मेल पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, SMTP की होती है। अब देखो आप पढ़ो, देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आपका नहीं होता है। देखो प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर मैसेज बिटवीन द एंड यूजर एंड मेल सर्वर, बिल्कुल सही बात है भाई। जो आपका मेल का मतलब क्या होता है, मैसेज होता है, तो आपका मैसेज ट्रांसमिट करता है किसके बीच में, आपके एंड यूजर और मेल सर्वर के बीच में मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोटोकॉल यूज फॉर स्मार्ट कार्ड मैसेज इंटरचेंज, नहीं, गलत बात है। और एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है, SMTP क्या करता है, प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर मैसेज बिटवीन एंड यूजर एंड मेल सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग DDL कमांड, इनमें से कौन सी DDL कमांड है। अच्छा, ट्रंकेट बाय DDL होती है आपकी, अल्टर DDL आती है, क्रिएटिव DDL होती है, अपडेट। अच्छा देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड। इस क्वेश्चन का रियल क्वेश्चन इसका ये है कि इनमें से कौन सी DDL कमांड नहीं है। तो देखो समझो एक बार आप, जो आपकी DDL कमांड होती है उसके बारे में कर समझो। देखो DDL मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है भाई DDL, डेटा डेफिनेशन। देखो DDL क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। अब देखो यहाँ पे डेटा डेफिनेशन की जो लैंग्वेज होती है वो उसकी कमांड कौन कौन सी होती है। देखो उसकी कमांड होती है, सबसे पहले होती है क्रिएट, सबसे पहले कौन सी कमांड होती है, क्रिएट कमांड होती है। फिर कौन सी कमांड होती है, फिर होती है अल्टर। फिर कौन सी कमांड होती है, फिर होती है ट्रंकेट। फिर कौन सी होती है, ट्रंकेट। फिर यहाँ पे कौन सी होती है, आपकी ड्रॉप होती है। और साथ में देखो अल्टर के साथ हम क्या यूज करते हैं, अल्टर के साथ में यूज करते हैं रीनेम। और साथ में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अल्टर के साथ में रीनेम यूज करते हैं, और एक यूज करते हैं क्या, मॉडिफाई यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्रिएट DDL की कमांड होती है। देखो तो आपकी DDL लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, उस पर इतनी ये आपकी कैटेगरी है, ये आपकी सारी की सारी आपकी DDL कमांड की कैटेगरी है। अब देखो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी DDL कमांड नहीं है। तो देखो ट्रंकेट तो होती है आपकी, अल्टर भी होती है, क्रिएट भी होती है, कौन सी नहीं है, आपके अपडेट नहीं है। तो अपडेट आपकी किसकी कमांड है, अपडेट आपकी है DML की। किसकी कमांड है, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपके जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो पार्ट आता है उसमें आपकी कमांड कौन कौन सी आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। और साथ में आप सेलेक्ट को रखते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी DML की कमांड है, कौन सी, अपडेट, ठीक है। इसके साथ अगर दूसरी कमांड की बात करो कौन सी आती है यहाँ पे, अपडेट साथ कौन सी आती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो अपडेट यहाँ पे हो गई, और साथ में यहाँ पे हम क्या रखते हैं, सेलेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कमांड हो जाएगी, DML कमांड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मैंने एक आपको
नोट्स के अंदर मैंने आपको सेपरेट क्या बनवाया था, एक टेबल भी बनवाई थी, उस टेबल से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में चेंज कर लेना, इज नॉट ए डीडीएल कमांड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फायरवॉल ऑपरेट बाई, ये कह रहा है फायरवॉल कहाँ पे ऑपरेट होता है। तो देखो समझो फायरवॉल क्या होता है, देखो फायरवॉल आपकी एक डिवाइस होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट हो सकता है। देखो फायरवॉल क्या होगा, या तो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट होगा, या फिर क्या होगा, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होगा, या फिर क्या होगा, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होगा। अच्छा होता क्या है, देखो समझो यहाँ पे होता क्या है फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है कि यहाँ पे आपके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आता है उस ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर करता है। कैसे करता है कि यहाँ पे आपके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक इन और आउट होता है वो सभी फायरवॉल को रूल के अकॉर्डिंग इन आउट होता है, ठीक है। इसके प्री डिफाइंड रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैफिक इन आउट होता है। देखो द प्री परचेज फेस ऐसा नहीं होता है, आइसोलेटेड इंटरनेट फ्रॉम द एक्सटर्नेट नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्कैनिंग, देखो स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग पैकेट टू और फ्रॉम, आने वाले और जाने वाले का, द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टर ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्या करता है, स्कैनिंग करता है, जो भी आपका पैकेट आता है नेटवर्क में और जो नेटवर्क जाता है उन सब का स्कैनिंग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है, फायरवॉल के अंदर प्री डिफाइंड एक टेबल बनी होती है, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेयर। देखो ध्यान रखना, एरर डिटेक्शन की जो डेटा लिंक लेयर का जो काम होता है, तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन मतलब होता है कि पता लगाना कि एरर है या नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ पता लगाना है। तो एरर डिटेक्शन के लिए यहाँ पे आपकी जो टेक्निक्स की बात करें तो पहली कौन सी होती है, देखो पहली कौन सी होती है, पैरिटी स्कीम, पहली कौन सी होती है, पैरिटी स्कीम। दूसरी कौन सी होती है यहाँ पे, दूसरी होती है हमारे पास में चेकसम, दूसरी कौन सी होती है हमारे पास यहाँ पे, चेकसम होती है, ठीक है। पैरिटी स्कीम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है इवन पैरिटी और दूसरी कौन सी होती है, ऑड पैरिटी। यहाँ पे एक दूसरी होती है चेकसम और तीसरी होती है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये आपकी क्या होती है, एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स होती है, ठीक है। और अगर एरर करेक्शन की बात करो क्या होती है, हैमिंग कोड होता है ना, आपका हैमिंग कोड होता है। अच्छा यहाँ पे पूछा एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेयर इज अचीव बाय, एरर डिटेक्शन किसके द्वारा अचीव किया जाता है, तो देखो डिटेक्शन किससे, पैरिटी स्कीम, चेकसम और सीआरसी। अब देखो इसमें कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पे मौजूद कौन सा है, सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो साइक्लिक रिडंडेंसी जो आपकी कोड होती है या चेक होता है वो क्या होता है, एरर डिटेक्शन का आपका मेथड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बी इसका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखो, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन द, देखो ध्यान रखना एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये कह रहा है जो आपके डेटाबेस में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, तो ध्यान रखो डेटाबेस जो आपकी एफडी होती है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो किसके बीच का रिलेशनशिप होती है। तो देखो आपने डेटाबेस में देखा होगा ना कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि रोल नंबर, देखो आपने ऐसे देखा होगा रोल नंबर डिटरमाइन किसको कर रहा है, नेम को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम क्या है दोनों, तो रोल नंबर और नेम दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों ये क्या है, एट्रीब्यूट है, यहाँ पे दोनों क्या है, ये एट्रीब्यूट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी एफडी होती है वो किसके बीच का रिलेशनशिप होती है, एट्रीब्यूट के बीच का। राइट आंसर क्या होगा, एट्रीब्यूट। तो आपको ध्यान रखना बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि आपकी जो एफडी होती है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो किसके बीच का रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पे किसके बीच का होता है, एट्रीब्यूट के बीच का रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो सीमाफोर इज यूज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ, देखो सीमाफोर क्या होता है, देखो सीमाफोर क्या होता है कि यहाँ पे आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, देखो ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए सीमाफोर का यूज किया जाता है। सीमाफोर आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है काउंटिंग, एक क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर, पहला होता है काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे बाइनरी सीमाफोर, दूसरा कौन सा होता है, बाइनरी सीमाफोर। तो यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है, जो कि आपके प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रनिंग होते हैं तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है कौन सा प्रोसेस कब रन होगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है प्रोसेस के लिए। ओके तो ध्यान रखना बी इज द राइट आंसर। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अच्छा जैसे रेस कंडीशन होती है, तो देखो रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस यहाँ पे पैरेलल रन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो किसी शेयर, यहाँ पे कुछ शेयर्ड चैनल या फिर मैं कहता हूँ शेयर डेटा को ये यूज करते हैं, और शेयर डेटा के द्वारा यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को जब शेयर डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है
तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट कौन सा होगा वो आपकी डिपेंड करते हैं किस पे, रेस कंडीशन पे। तो रेस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके जो क्रिटिकल जो आपका रिसोर्स होता है या फिर मैं कह सकता हूँ शेयर्ड रिसोर्स होता है, उसमें एक ही प्रोसेस को एक बार में अलाउ करना चाहिए, जिससे कि आपके क्या होगा, आपके जो प्रोसेस हैं उनके बीच में, जब मल्टीपल प्रोसेस हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे समझो, देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग आल्सो नोन एज द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा देखो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, देखो जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है इसको आपको क्या कहते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का आल्सो दूसरा नाम होता है क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। देखो इसका अनदर जो नाम होता है वो क्या होता है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, साथ में इसको कहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग कहते हैं, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग या ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा अगला नाम क्या होता है, इसको कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग, इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर टेस्टिंग कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, ये सारे के सारे नाम किसके आपके, ये सारे के सारे नाम किसके, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब देखो समझो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है, देखो यहाँ पे आपकी जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमें इंटरनल कोड की नॉलेज है, इंटरनल कोड की नॉलेज होते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंटरनल कोड की इंफॉर्मेशन होते हुए टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें इंटरनल कोड की नॉलेज है, हमारा इंटरनल कोड हमें पता है और उसके बाद हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ये सारे नाम होते हैं। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, क्या होता है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि HTML कोड, देखो HTML कोड IE एब्रीविएशन, देखो IE एब्रीविएशन जो होता है, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे समझो कि जो आपका IE जो एब्रीविएशन होता है इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, किसी ब्राउजर की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर की बात कर रहे हैं, इज यूज टू। तो देखो ध्यान रखो एब्रीविएशन कोड का काम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो समझो कि आपका एब्रीविएशन जो कोड होता है उसका काम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका जो एब्रीविएशन कोड होता है वो देखो कैसे लिखा जाता है, एब्री ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ABBR, उसके बाद देखो टाइटल। अब सपोज करो कि मैंने टाइटल में क्या दिया, देखो समझो यहाँ पे मैंने टाइटल में क्या दिया, मैंने टाइटल में दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने टाइटल में दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो समझो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब यहाँ पे मैंने टाइटल में इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया है और साथ में यहाँ पे इसको यहाँ पे बंद करके और यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ WHO। ठीक है, तो यहाँ पे समझो और उसके बाद यहाँ पे मैं जो एब्रीविएशन जो हमारा यहाँ पे जो कोड है उसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपको शॉर्ट फॉर्म में WHO शो होगा, आपको जो आउटपुट शो होगा वो शॉर्ट फॉर्म में WHO शो होगा। देखो ऐसे आउटपुट शो होगा WHO, और जब आप इस पे माउस का कर्सर लेके जाते हो तो माउस के कर्सर के ले जाने के बाद में यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा ये जो आपके जो आपने टाइटल में जो लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कोड जो आपका एक्चुअल में जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए एब्रीविएशन कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML में आपको ध्यान रखना है एब्रीविएशन कोड क्या होते हैं। तो क्या होता है, डिस्प्ले एब्रीविएट टेक्स्ट, इसका मतलब होता है आपके जो शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, जो आपके एब्रीविएट टेक्स्ट होते हैं उनको दर्शाने के लिए इस कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो यहां पे समझो, देखो तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू फेबोनिकी सर्च एल्गोरिथम। देखो समझो यहाँ पे जो आपकी फेबोनिकी सर्च एल्गोरिथम होती है उसका कंसेप्ट क्या होता है। देखो इसको यूज कब किया जाता है, देखो समझो यहाँ पे जो फेबोनिकी सर्च एल्गोरिथम होती है उसका इसका यूज किया जाता है कि लार्ज एरे के लिए। देखो जब लार्ज एरे को हमें लार्ज एरे की सर्चिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक के द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे डिवाइड एंड, देखो यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, देखो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका जो एरे होता है उसको दो पार्ट में, यहाँ पे एरे क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
डिवाइड किया जाता है जो कि इनइक्वल होते हैं, जो कि अनइक्वल होते हैं, जो कि अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपकी टेक्निक्स काम आती है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हुआ था, छोटी यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी कि यहाँ पे फिबोनाची सीरीज डिवाइड द गिवन द एरे इनटू इक्वल पार्ट। देखो गलत है, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जो आपकी डिवाइड एंड कॉनकोर पे काम करती है। तो देखो यहाँ ध्यान रखा है कि यहाँ पे आपसे नोट के बारे में पूछा, ट्रू की जगह फॉल्स के बारे में पूछा था, तो आपके ऑप्शन ए राइट हो जाता। ट्रू की जगह फॉल्स के बारे में पूछा था, क्योंकि बाकी सारे क्या है, बाकी सारे सही है कि आपके ऑर्डर ऑफ लॉग एन के इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहती है। ठीक है, या आपके सॉर्टिंग के लिए काम आती है, या आपके डिवाइड एंड कॉन को काम करती है। यहाँ पे आपके नोट होगा फॉल्स होगा, और फॉल्स में आपके राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स होगा, फॉल्स में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिबोनाची सीरीज जो आपके एरो को डिवाइड करती है वो इनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में नहीं करती, इनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को एज ए स्टार मार्क भी रख लेना अगर आपसे रॉन्ग हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट। ये कह रहे हैं कि जो आपका हीप सॉर्ट होता है उसकी जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। देखो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आपकी क्या होती है, सॉरी यहाँ पे। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे चीजों को, तो आपके डेफिनेटली अच्छे से सोल्व होंगे। देखो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एट द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ ए नोड। ये कह रहा है किसी नोड की नंबर ऑफ सब ट्री है वो क्या डिफाइन करती है। तो देखो ध्यान रखना क्या होता है, डिग्री होती है। ठीक है भाई, सपोज करो कि कोई भी आपका नोड है, उस नोड से आपके कितनी सब ट्री निकल रही है, उस नोड से आपकी कितनी सब ट्री निकल रही है, तो आपकी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डेटा एलिमेंट्स ऑफ HTML इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट URL। ठीक है भाई, डिफॉल्ट URL एंड टारगेट फॉर ऑल द लिंक इन द HTML। तो आपके क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डेटा एलिमेंट, आपके मेटा डेटा एलिमेंट के बारे में पूछा है, जो क्या करता है, जो कि आपके जो डिफॉल्ट आपका URL होता है और जो आपके सभी जो टारगेट लिंक होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो आप क्या होते हैं, बेस। क्या होता है, बेस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, बेस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द XML स्टेटमेंट एलिमेंट्स नोड मैसेज। अच्छा ये कह रहा है एक आपको XML स्टेटमेंट दे रखा है एलिमेंट्स और फिर नोड के बाद दे रखा है मैसेज दे रखा है। तो भाई ये मैसेज आपके सिंगल टाइम शो होगा। ठीक है, नोड्स का जो मैसेज सिंगल टाइम शो होगा। अब देखो यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोड एलिमेंट्स कैन बी कंटेन ओनली द वंस अकरेंस ऑफ द पार्स करेक्टर डेटा ना, द नोड एलिमेंट्स कैन कंटेन 0 और मोर अकरेंस ना, द चाइल्ड एलिमेंट्स मैसेज ना। तो देखो जब चाइल्ड एलिमेंट, देखो यहाँ पे जो आपका चाइल्ड एलिमेंट, देखो चाइल्ड एलिमेंट्स मैसेज मस्ट बी अकर ओनली वंस इनसाइड द नोड एलिमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इन सर्टेन केस ऑफ स्पेशल अटेंशन द स्पेशली नीड आर्ट फॉर्म इन टीचिंग इज आल्सो यूज टू टेक्निक फॉर। देखो ये कह रहा है विशेष ध्यान, देखो कह रहा है विशेष ध्यान या विशेष आवश्यकताओं के लिए कुछ मामलों में शिक्षण में कला रूप का उपयोग तकनीकी के रूप में किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, थेरेपी। क्या कहते हैं, इसे थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका जो क्वेश्चन होता है, जो पेडागोजिक जो क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, थोड़े इसके जो कंसेप्ट है वो समझना है, यहाँ पे उनको पढ़ना है। यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गिव इट द लार्जेस्ट यूनिट। अच्छा भाई स्मॉलेस्ट यूनिट देखो, सबसे पहले तो कौन सी हो जाएगी, पहले तो ये हो जाएगी भाई, दूसरी कौन सी हो जाएगी, पहली बिट फिर बाइट हो जाएगी, फिर तीसरी कौन सी हो जाएगी, किलो बाइट हो जाएगी, फिर चौथी कौन सी हो जाएगी, मेगाबाइट हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी, गीगाबाइट हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। तो अब देखो अब मैच करो, देखो F B A C D और E। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो राइट आंसर कौन सा होगा, देखो यहाँ पे राइट आंसर सर्च करो एक बार। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले होता क्या है, देखो आपकी बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। ठीक है, ये आपके सीक्वेंस चलता है। अच्छा राइट आंसर क्या होगा, देखो इसमें राइट आंसर समझो F B A D। अच्छा नहीं ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो F B A C E और D। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखो F सबसे पहले F आएगा, ठीक है, फिर B आएगा, ठीक है, फिर A आएगा, ठीक है, फिर C आएगा, मेगाबाइट,
फिर क्या आएगा आपका ई आएगा गीगाबाइट, और फिर क्या आएगा आपका टेराबाइट आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहाँ पे क्या है कि मैंने सारे सीक्वेंस लिख दिया है। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका बिट, देखो बिट से मिलकर क्या बनता है आपका बाइट बनता है। ठीक है, बिट से मिलकर क्या बनता है बाइट बनता है। फिर आप क्या बनता है, फिर आपका किलो बाइट बनता है, फिर आपका किलो बाइट बनता है, फिर आप क्या बनता है, फिर आपका मेगा बाइट बनता है, फिर आप क्या बनता है मेगा बाइट बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है मेगा बाइट, फिर आपका क्या होता है गीगा बाइट, फिर आप क्या बनता है गीगा बाइट, फिर आपका क्या होता है टेरा बाइट, फिर आप क्या होता है टेरा बाइट। तो ध्यान रखना आप इसका सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, तो राइट आंसर मैंने लगा दिया, सीक्वेंस इसका लिख दिया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया, आपसे ट्रू के बारे में पूछा है। देखो ब्लूटूथ चीजें वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कनेक्ट ए हेडसेट टू द मोबाइल फोन। बिल्कुल सही बात है, आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि क्या करता है, ब्लूटूथ आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके कनेक्ट करता है किसको, हैंडसेट टू द मोबाइल फोन। ठीक है, तो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा जो भी सपोज करो आपने ब्लूटूथ जो आपका हैंडफोन होता है उसको क्या कर दिया, हैंडसेट होता है उसको क्या कर दिया आपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपके शॉर्ट रेंज के लिए काम करती है। अच्छा, ब्लूटूथ इज द लॉन्ग रेंज, नहीं गलत बात है, ब्लूटूथ क्या होता है आपके शॉर्ट रेंज पे काम करता है। तो स्टेटमेंट पी सही है, तो यहाँ पे क्या होगा ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ स्टेटमेंट क्या है इसका, ओनली वन स्टेटमेंट सही है, पी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली पी राइट है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीसीपी आईपी। ओके, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टीसीपी आईपी इज ए नेसेसरी इफ वन इज द कनेक्ट टू द फोन लाइन, लैन, इंटरनेट और ए सर्वर। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपके टीसीपी आईपी को आप यूज करते हो। ठीक है, तो टीसीपी आईपी की सर्विस के लिए, सर्विस को कब यूज करते हो, आप जब इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में आपकी सर्विस डिवाइड होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इंटरनेट पे डेटा को एक्सचेंज करते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो एक्स पाथ, देखो एक्स पाथ इज यूज टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट एंड द एट्रीब्यूट इन। तो देखो जो आपका एक्स पाथ होता है वो क्या होता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या होता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या करता है, आपका जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट होता है उनको नेविगेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स आएगा, इसका शायद जो आंसर है मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। तो देखो इसमें से वैलिड एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन की बात करूँ, देखो समझो यहाँ पे, अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन की बात करूँ तो आपके एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले आपका होता है मिन, देखो सपोज करो मिन हो गया, एक क्या हो गया मैक्स हो गया, एक क्या हो गया आपका सम हो गया, मिन मैक्स सम हो गया, एक क्या हो गया आपका एवरेज हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया आपका काउंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका काउंट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन काउंट भी होते हैं, वही आपका सम भी होता है, मैक्स भी होता है, कंप्यूट। देखो ध्यान रखना यहाँ पे आएगा नॉट ए वैलिड, यहाँ पे आएगा नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 का आंसर आ जाएगा कंप्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे काउंट सम और मैक्स तो क्या है आपके वैलिड एग्रीगेट फंक्शन है, तो नोट में क्या आ जाएगा यहाँ पे कंप्यूट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डेटा। देखो एक्सएमएल डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो यहाँ पे पढ़ो, देखो ये कह रहा है एक्सएमएल यूज डीटीडी क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइप जो डेफिनेशन होता है टू डिस्क्राइब द डेटा, बिल्कुल सही बात है, जो आपका जो यहाँ पे जो एक्सएमएल है वो डीटीडी की सहायता से डेटा को डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सएमएल यूज एक्सएसएल टू डिस्क्राइब डेटा, नहीं ये गलत है, एक्सएमएल यूज टू डिस्क्रिप्शन नोड टू डिस्क्राइब डेटा, बिल्कुल सही बात है, जो आपके डिस्क्रिप्शन नोड, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नोड के द्वारा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है नोड के थ्रू डिस्क्रिप्शन नोड जो होता है वो डेटा को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ट्री फॉर्म में, देखो यहाँ पे ट्री फॉर्म में अरेंजमेंट किया जाता है जो एलिमेंट्स का, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ए और यहाँ पे सी स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, समझो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनहेरिटेंस अलाउ द फॉलोइंग इन C++ प्रोग्राम। ये कह रहा है इनहेरिटेंस होता है वो आपके C++ प्रोग्राम में क्या अलाउ करता है। तो भाई इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करके क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड जो प्रॉपर्टी होती है, जो फंक्शन होते हैं, उनको यूज करने के लिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अब देखो नॉर्मली अब इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पैरांगट जो हमारे पास संपत्ति आती है,
जो पेरेंटल संपत्ति होती है, जैसे दादा की जो संपत्ति है वो हमारे फादर के पास आई, फादर की संपत्ति हमारे पास आई, वो है हमारा क्या है, वो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो क्लास रीयूजेबिलिटी बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिंग ए हिरार्की ऑफ क्लास, हिरार्की बनाती है बिल्कुल, एक्सटेंडेबिलिटी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना भाई, क्लास ए है, देखो आपकी क्या है, क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए को इनहेरिट हमने किस में कर लिया, क्लास बी में कर लिया। क्लास बी को इनहेरिट हमने किस में कर लिया, सी में कर लिया। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपकी क्लास सी है, क्लास सी ने आपकी किसको इनहेरिट कर रखा है, एक तो ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है, और एक किसको इनहेरिट कर रखा है, बी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका खुद का एक क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ यहाँ पे जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है उसके साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या मिलता है, ब्राउजर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ये विंडो के साथ जो विंडो लेते हो तभी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके विंडो के जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है उसके साथ इसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो अपाची टॉमकैट, देखो अपाची टॉमकैट क्या होता है, तो देखो समझो यहाँ पे अपाची टॉमकैट क्या होता है भाई, एक वेब सर्वर होता है और सर्वलेट होता है, ठीक है। तो वेब सर्वर होता है जो क्या करता है, जो जावा के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के, जो आपका जेएसपी होता है, जावा सर्वर जो आपका पेज होते हैं उसके कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वलेट, जावा प्रोग्राम, वेब सर्वर, या फिर वेब सर्वर दैट इज कैपेबल टू रनिंग जावा प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, आपका वेब सर्वर है जो कि कैपेबल है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू। देखो आपको डेसिमल वैल्यू क्या दे रखी है, 16 दे रखी है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या करोगे, देखो कोई भी नंबर आपको जो डेसिमल दे रखा है, ये डेसिमल है, इसका मतलब है 16 की पावर यहाँ पे क्या है 10, इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 16 से इसको डिवाइड कर दो, 16 डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड किया, एक बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब देखो वापस से 16 डिवाइड करो, क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 0 बार डिवाइड हो, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, इसको रिवर्स में लिख दो तो आपका क्या हो जाएगा 10, क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा, अच्छा 4 डिजिट में पूछा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जो 16 होता है जो 10 में है डेसिमल में, उसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10 के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में क्या होता है, देखो हेक्साडेसिमल बात करें तो 0 से 9 तक तो क्या होते हैं आपके, 0 से 9 तक नंबर होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो ए रिप्रेजेंट करता है किसको, 10 को, बी किसको करता है 11 को, ये किस करता है 12 को, ये किस करता है 13 को, ये किस करता है 14 को, ये किस करता है 15 को। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखो समझो यहाँ पे हेक्साडेसिमल टोटल कितने 16 सिंबल होते हैं, तो यहाँ पे 15 तक तो रिप्रेजेंट होता है, जैसे 0 से 15 तक तो क्या हो, देखो 0 से 9 तो हो गया, फिर उसके बाद ए बी सी डी इससे एक हो 15, अब 16 क्या हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे क्या बनेगा 10 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क प्रोसेस। देखो रिस्क क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, आपकी जो होता है रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे जो आपका रिस्क होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। अच्छा यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे समझो एक्चुअली आपके जो रिस्क होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे क्या होता है लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए, और यहाँ पे क्या करता है आपके जो सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल को यूज करते हुए यहाँ पे क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। अच्छा इसके साथ में क्या होती है कि यहाँ पे क्या होती है इंस्ट्रक्शन साइज, देखो यहाँ पे क्या होती है फिक्स्ड लेंथ, यहाँ पे क्या होते हैं फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ एड्रेस नोड, नहीं गलत बात है, यहाँ पे क्या होता है लार्ज नहीं होता है स्मॉल होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं, लार्ज नंबर नहीं होता लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन नहीं, फिक्स्ड लेंथ होता है वही इंस्ट्रक्शन, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है किसमें, रिस्क में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको एक रिस्क होता है इसके साथ एक सिस्क भी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो वो और जो आपका रिस्क है और सिस्क है इन दोनों कंसेप्ट का अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पे क्या होते हैं डायरेक्टली इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके
तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उसको आप चेक करेंगे और यहाँ पे आप चेक करने के बाद उसको सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।